चलो स्टार्ट करते हैं। होमवर्क दिया था। सर यहाँ बारिश हो रही है क्या? बेटा यहाँ बारिश नहीं हो रही है। ये था जो मैंने होमवर्क दिया था। किस किसने सॉल्व नहीं किया? चलो स्टार्ट करते हैं इसको। आप सॉल्यूशन देखना, जिससे सॉल्व नहीं भी हुआ कोई दिक्कत नहीं है। जैसे सबसे पहला पार्ट सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पार्ट, 1 माइक्रोमीटर कितने गीगामीटर के बराबर है? 1 माइक्रोमीटर कितने गीगामीटर के बराबर है? तो एक्स वाला मेथड में आपको बताया ही था कैसे कैलकुलेट करें। तो हम लिख सकते हैं एक्स गीगामीटर, हमें नहीं पता तो एक्स किसके बराबर? 1 माइक्रोमीटर अपॉन 1 गीगामीटर, मतलब 10⁻⁻6 अपॉन 10⁻⁹। कैलकुलेट करोगे 10⁻⁻15, यानी कि 1 माइक्रोमीटर इट इज इक्वल टू 10⁻⁻15 गीगामीटर। यही आ रहा है। अगला पार्ट, सेकंड पार्ट, 5 × 10⁻16 किलोमीटर कितने नैनोमीटर के बराबर है? तो वापस से वही कहानी, एक्स कैलकुलेट करते हैं। पहले तो किलोमीटर का रिलेशन निकालते हैं कि 1 किलोमीटर और 1 नैनोमीटर में क्या रिलेशन है। तो एक्स की वैल्यू आएगी 1 किलोमीटर अपॉन 1 नैनोमीटर। तो ये 10⁻³ अपॉन 10⁻⁻9 10⁻12, यानी कि 1 किलोमीटर 10⁻12 नैनोमीटर के बराबर है। Therefore 5 × 10⁻16 किलोमीटर it is equal to 5 × 10⁻16 into 10⁻12 नैनोमीटर, यानी कि 5 × 10⁻28 नैनोमीटर। यही आ रहा है, 5 × 10⁻28 नैनोमीटर। आगे बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट, 1 पास्कल कितने एटीएम के बराबर है? 1 पास्कल कितने एटीएम के बराबर है? अब सुनना मेरी बात ध्यान से। पहले अपन एक प्रीफिक्स को दूसरे में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब यहां पर एनर्जी के एक फॉर्म को दूसरे में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो पहले तो बताओ कि पास्कल और एटीएम का क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? रिलेशन, फिर क्या करेंगे? कैलकुलेशन। तो 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल इट इज इक्वल टू 1 एटीएम। यूनिटरी मेथड से अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो यूनिटरी मेथड में पहले 1 के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करो। जब 1 के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करोगे तो 1 पास्कल कितना हो जाएगा? 1/1.013 इंटू 10⁵। 1/1.013 ये होता है 0.987, और ये हो गया 10⁻⁻5 एटीएम। ये आंसर आ रहा है। यही आ रहा है क्या? थर्ड पार्ट भी हो गया। फोर्थ पार्ट क्या था? 5 × 10⁻⁻14 जूल। फोर्थ पार्ट 5 × 10⁻⁻14 जूल। इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अपने को देखना है। कोई पूछ रहा है सर 0.987 कैसे आया? बेटा 1/1.013 कर लो, 0.987 ही आएगा। अब ये हमारे पास क्वेश्चन है। सबसे पहले अपन लिखते हैं रिलेशन। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल का रिलेशन क्या है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल इट इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक चीज अगर आप नोटिस कर रहे होंगे ना, सुनना मेरी बात ध्यान से। एक चीज अगर आप नोटिस कर रहे होंगे तो जब मैं रिलेशन लिखता हूं तो इस तरीके से लिख रहा हूं कि जिसकी टर्म्स में आंसर लाना है वो मैंने राइट साइड रखा होता है।
तो ये रिलेशन मैंने लिखा सबसे पहले। अब यूनिटरी मेथड स्टार्ट करते हैं। तो पहले वन के रेस्पेक्ट में, तो वन के रेस्पेक्ट में कितना, 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये क्या आ गया, 1 जूल की वैल्यू आ गई। हमें कितने के लिए कैलकुलेट करना था, ये इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर आ गया। हमें कितने के लिए कैलकुलेट करना था, 5 इंटू 10⁻⁻14। तो 5 इंटू 10⁻⁻14 के लिए 5 इंटू 10⁻⁻14 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो। जब मल्टीप्लाई करोगे तो देखो आपके पास 1.6 इंटू 2 3.2 होता है, 1.6 इंटू 3 4.8 होता है। तो ये अप्रॉक्स 3.2 समथिंग आएगा या 3.1 समथिंग आएगा इंटू 10⁻19 10⁻⁻14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कितना हो गया 3.2 इंटू 10⁵ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अप्रॉक्स 3.1 या 3.2। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ते हैं, 4 पार्ट हो गए। पांचवा पार्ट क्या है, 6 इंटू 10⁻⁻14। पांचवा पार्ट 6 इंटू 10⁻⁻14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये लीटर एटीएम में कन्वर्ट करना है। अब ये एक अच्छा क्वेश्चन है। अब पहले तो ये बताओ इसका आंसर किस किस का नहीं आया। किस किस का आंसर आ चुका है इसका? देखो, अब सुन लो मेरी बात ध्यान से, चाहे कितना ही टफ क्वेश्चन हो, जैसे मैं बोल रहा हूं बिल्कुल वैसे आप करो। सारे क्वेश्चंस बहुत ही इजी हैं। आप पहले तो ये बताओ, क्या इलेक्ट्रॉन वोल्ट का लीटर एटीएम के साथ डायरेक्ट रिलेशन है क्या? नहीं है। तो बताओ इलेक्ट्रॉन वोल्ट का किसके साथ रिलेशन था? इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जूल के साथ रिलेशन था, तो जो था वो लिखो। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अब मुझे बताओ क्या लीटर एटीएम का किसके साथ रिलेशन था? लीटर एटीएम का जूल के साथ रिलेशन था, तो मैं लिख देता हूं 101.3 जूल, ये किसके बराबर, लीटर एटीएम। एक बात अगर नोटिस करोगे, सुनो, जितना कंसंट्रेट होके देखोगे इस क्वेश्चन को उतना ही आप सीखोगे। एक चीज अगर आप नोटिस करोगे, तो देखो मैंने लिखने का तरीका कैसा लिखा। जब मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट का रिलेशन लिख रहा हूं तो मैंने उसको लेफ्ट साइड लिखा, क्योंकि लेफ्ट साइड से स्टार्ट कर। और जब मैं आगे बढ़ रहा हूं तो जूल और लीटर एटीएम में मैंने लीटर एटीएम को राइट साइड रखा, क्योंकि हमें लीटर एटीएम राइट साइड लाना है। तो अब देखो 101.3 जूल, ये 1 लीटर एटीएम के बराबर है। तो 1 जूल किसके बराबर, मैं बोल सकता हूं 101 1/101.3। इस 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अपन लिख सकते थे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू साथ में क्या लिखोगे, 1 जूल। इंटू साथ में क्या लिखोगे आप, 1 जूल। क्या किया मैंने, वापस से बता रहा हूं मैं, क्या किया मैंने, वापस से बता रहा हूं मैं, सुनो ध्यान से। मैंने पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट का रिलेशन लिखा और लीटर एटीएम का रिलेशन लिखा। जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का रिलेशन था उसके अंदर मैंने इंटू 1 जूल कर दिया, क्योंकि 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो कुछ भी चेंज नहीं होता। अब मैंने जब लीटर एटीएम और जूल कैलकुलेट किया ना, तो वहां से मैंने 1 जूल की वैल्यू निकाली, और इसको मैं निकाल के वहां पर आके पुट करने वाला। तो मैं यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 1 जूल किसके बराबर, 1/101.3। जैसे ही अपन ने ये किया, अब ये किस में आ चुका है, लीटर एटीएम में आ चुका है। हमें किसके लिए कैलकुलेट करना था, हमें कैलकुलेट करना था 6 इंटू 10⁻⁻14 के लिए। तो 6 इंटू 10⁻⁻14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻⁻14, और बाकी का एज इट इज सेम, यानी कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 1/101.3। ये कैलकुलेट कर लेना, अपना आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट करके देखो कितना आ रहा है ये। ये कैलकुलेट करोगे तो अप्रोक्स आएगा 0.094 इंटू 10 की पावर,
10 की पावर कितना आ रहा है ये, -33, -33, यस, -33। समझ में आया क्या? कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं सर फोर्थ वाला रिपीट कर दो, फोर्थ वाला फिर से बता देता हूँ, फिर फिफ्थ वाला फिर से बता देता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। फोर्थ में क्या था, जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाना था, तो पहले जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट का रिलेशन लिख दो, ये आ गया। 1 के रेस्पेक्ट में निकालो, ये आ गया। फिर जितने के लिए पूछा था उतने के लिए कैलकुलेट कर लो, ये मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन वोल्ट को लीटर एटीएम में, पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट का रिलेशन लिखो, आ गया जूल में। फिर लीटर एटीएम और जूल का लिखो, ये आ गया लीटर एटीएम और जूल का। एक जूल की वैल्यू निकालो, ये एक बार एक जूल की वैल्यू निकाली, जो एक जूल की वैल्यू आई उसको अपन ने यहाँ पर पुट कर दिया। जब पुट किया तो अपने पास लीटर एटीएम में आ गया। अब पूछा कितने के लिए था, 6 इंटू 10 की पावर -14, तो 6 इंटू 10 की पावर -14 के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट कर लिया। 5 पार्ट हो गए। 6th पार्ट, 52 डिग्री फ़ारेनहाइट को केल्विन में कन्वर्ट कर, तो 52, ये 6th पार्ट, 52 डिग्री फ़ारेनहाइट को केल्विन में कन्वर्ट करना। रिलेशन क्या था पहले तो बताओ, क्या फ़ारेनहाइट का केल्विन के साथ डायरेक्ट रिलेशन था क्या? नहीं था। किसके साथ था? जिसके साथ था उसका लिखो। तो रिलेशन ये था, डिग्री सेल्सियस इट इज इक्वल टू 5/9 इंटू फ़ारेनहाइट -32। कैलकुलेट करते हैं, तो डिग्री सेल्सियस ये कितना है, 5/9 इंटू 52 -32। कैलकुलेट कर लेना, ये आ जाएगा आपके पास 5/9, ये कैलकुलेट करके देखो कितना आ रहा है, 5/9 इंटू ये आ गया 20, तो ये आएगा आपके पास 11.1। केल्विन में कन्वर्ट करना था, तो केल्विन का रिलेशन क्या है, केल्विन है जितना भी डिग्री सेल्सियस है उसमें 273 ऐड कर दो, तो 11.1 था, 273 और ऐड कर देते हैं, ये हो गया आपके पास 284.1, 284.1 केल्विन। ये आ रहा है क्या? और कित कौन सा पार्ट था, 6 तक हो गए। 7th पार्ट, 7 इंटू 10 की पावर -7 अर्ग को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है। 7 इंटू 10 की पावर -7 अर्ग को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है। तो पहले तो देखो अर्ग का किसके साथ रिलेशन था, जूल के साथ था, तो मैं बोल सकता हूँ कि 10 की पावर 7 अर्ग जो था वो 1 जूल के बराबर था। इसका मतलब एक अर्ग किसके बराबर है, 10 की पावर -7 जूल के बराबर है, ये हो गई एक बात। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करें तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल का क्या रिलेशन है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल जो है ये एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है। तो यहाँ से एक जूल किसके बराबर आएगा, ये आएगा 1/1.6 इंटू 10 की पावर -19। हर बार जैसा अपन कर रहे थे, अर्ग का जूल के साथ रिलेशन था, तो अर्ग और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को लिंक करने वाला जूल था, तो इस 1 जूल के वैल्यू को अपन यहाँ पर पुट करते हैं। जब 1 जूल के वैल्यू को अपन पुट करेंगे तो एक अर्ग इट इज इक्वल टू 10 की पावर -7 इंटू 1 जूल की वैल्यू, और 1 जूल की वैल्यू कितनी आ गई, 1/1.6 इंटू 10 की पावर -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देख लो कितने के लिए कैलकुलेट करना, ये करना था 7 इंटू 10 की पावर -7 के लिए, तो 7 इंटू 10 की पावर -7 अर्ग इट इज इक्वल टू 7 इंटू 10 की पावर -7 इंटू 10 की पावर -7 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -19। अब सॉल्व करोगे तो देख लो कितना आ रहा है, ये कैलकुलेट करोगे तो अपने पास ये आएगा 1.6 इंटू 2 3.2, ये हो गया आपके पास 4 पॉइंट समथिंग या 4.3, अपन इसको अप्रोक्स या 4.3 या 4 अप्रोक्स अगर अपन लिखे हैं तो 4.4 इंटू 10 की पावर 5
इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये अपने पास में आ गया। अंदाजे से कैसे देखा, 1.6 इंटू टू 3.2 होता, तो जब इंटू टू करने पर 3.2 आ रहा है तो इंटू 4 करने पर कितना आ जाता, 6.4। तो 4 से तो ज्यादा ही होगा ना, 6.4 से भी ज्यादा अपने, तो ये 7 है। तो मतलब अप्रॉक्स अपन ने 4.4 ले लिया इंटू 10⁵ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अप्रॉक्स इतना ही आ रहा है। आगे बढ़े, 7 पार्ट हो गए। 8th पार्ट, 5 इंटू 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉम, इसको माइल में कन्वर्ट करना है। 8th पार्ट, 5 इंटू 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉम, इसको माइल में कन्वर्ट करना है। अब ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये बताओ इसका आंसर किस किस का आ गया, ये किस किस ने सॉल्व कर लिया। अब जिसका आंसर नहीं आया वो ध्यान से देख लो, और नहीं आया तो भी कोई दिक्कत नहीं। पहले तो देखो, 5 इंटू 10⁻⁻10 इंटू एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻⁻10 मीटर। अब एंगस्ट्रॉम और माइल को लिंक करने वाला कौन आ गया, मीटर आ गया। तो अपन मीटर का रिलेशन देखते हैं माइल के साथ, पर पहले तो अपन देखते हैं कि माइल क्या क्या होता है। एक माइल कितने यार्ड के बराबर होता है, बताओ एक माइल कितने यार्ड के बराबर होता है, 1760 यार्ड। पहले ही बता देता हूं, जो डायरेक्ट रट रहे हैं या मोबाइल से सॉल्व कर रहे हैं, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, नंबर नहीं आएंगे, लास्ट में ये बोलोगे कि यार पढ़ते तो बहुत थे, आंसर नंबर नहीं आता है। मतलब एक ही क्लास के अंदर एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहे हो आप लोग, और आप ही देख लेना कि आप ही के साथ साथ कितने सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कुछ तो टॉप कर रहे होंगे और कुछ के नंबर नहीं आ रहे। तो ये इतनी टफ टफ कैलकुलेशन है, आपको खुद को ये सॉल्व करनी है। आप इसके अंदर ट्रिक मत ढूंढो अभी, क्योंकि अभी जितने ज्यादा कैलकुलेशंस करोगे उतना स्पीड में फास्ट होगे। फिजिकल केमिस्ट्री में दिक्कत यही आती है, कभी लेंथी पेपर हो जाता है तो दिक्कत आती है, सर सॉल्व नहीं होता, तो उसी को लेंथी लगता है जिसकी कैलकुलेशन वीक होती है, जो शुरू से मक्कारी करता है। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो 1 माइल इज इक्वल टू 1760 यार्ड। अच्छा बताओ एक यार्ड किसके बराबर होता है, एक यार्ड होता है 3 फीट के बराबर। एक फुट किसके बराबर होता है, 12 इंचेस के बराबर। एक इंच किसके बराबर होता है, 2.54 सेंटीमीटर के बराबर। और 2.54 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2.54 इंटू 10⁻⁻2 मीटर लिख सकते हैं ना। तो एक काम करते हैं, पहले तो अपन रिलेशन लिखना स्टार्ट करते हैं। एक माइल 1760 यार्ड, 1760 यार्ड। जैसे ही इसके अंदर इस यार्ड की वैल्यू पुट करें, जैसे ही हमने इंटू 3 हम लिखा है, वैसे ही आप फिट तक आ चुके हो। जैसे ही अपन इंटू 12 किए, वैसे ही आप इंचेस तक आ चुके हो। जैसे ही आप इंटू 2.54 किए, वैसे ही आप सेंटीमीटर तक आ चुके हो। जो डायरेक्टली सॉल्व कर रहे हैं ना, आपका नुकसान होने वाला है आगे जाके। आप कभी भी ऐसे उल्टे सीधे कन्वर्जन होंगे, आपसे सॉल्व नहीं होगा, आप मोबाइल ढूंढते फिरोगे। तो जिसको जैसे सॉल्व करना है करो, जो 100% मेरी बात मानेगा वही आपको आगे जाके पता लगेगा कि भाई कैसे इसके अंदर क्या इफेक्टिव था, सर ने क्या बोला था, उसका फायदा क्या हो रहा है। जैसे ही आपने 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई किया, अब ये किसमें कन्वर्ट हो चुका है, मीटर। हमें क्या चाहिए था, 1 मीटर की वैल्यू चाहिए थी, क्योंकि हर बार जो भी यूनिट आती थी अपन उसको इंटू 1 यानी कि 1 के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करते थे। तो 1 मीटर किसके बराबर हो जाएगा, 1 मीटर हो जाएगा 1/1760 इंटू 3 इंटू 12 इंटू 2.54 इंटू 10⁻⁻2 आगे 1 मीटर। अब आप देखो कैलकुलेट कितने के लिए करना था, इतने के लिए करना था, तो मतलब 1 के रेस्पेक्ट में इतने माइल्स हैं, तो फिर 5 इंटू 10⁻⁻20 के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, 5 इंटू 10⁻⁻20 डिवाइडेड बाय 1760 इंटू 3 इंटू 12 इंटू 2.54 इंटू 10⁻⁻2। कैलकुलेशन हाँ इसमें टफ है, मगर अपने को मेथड समझ में आना चाहिए। ये किस में आ चुका है, अब माइल में। अब ये चेक कर लेना आप आंसर कितना आ रहा है, मेथड आपको समझ में आना चाहिए। तो मेथड समझ में आ गया आपको।
दोबारा समझाऊं? दोबारा समझा रहा हूं, देख लो, दोबारा समझा रहा हूं। अपने पास ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन के अंदर हमने पहले एंगस्ट्रॉम देखा कि एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है, 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है, ये लिख दिया। अब अपन इस 10⁻⁻10 मीटर को इंटू 1 मीटर लिख सकते हैं, ठीक है, इंटू 1 मीटर लिख दिया। अब अगर माइल को मीटर के साथ रिलेट कर दोगे तो अपन कहीं ना कहीं आंसर ला सकते हैं। तो माइल को अपन मीटर के साथ रिलेट कर रहे थे कि 1 माइल 1760 यार्ड, 1 यार्ड 3 फीट, अब ये लास्ट में फिट आता है यूनिट, 1 फीट 12 इंचेस, ये 12 इंचेस आ गया, 1 इंच 2.54 सेंटीमीटर, सेंटी के लिए 10⁻⁻2 लगा दिया। अब किसमें आ गया, मीटर। जैसे ही मीटर में आया तो 1 मीटर की वैल्यू निकाल लो, आ गई 1 मीटर की वैल्यू, और उसको पुट कर दो, 1 मीटर की वैल्यू आ गई। तो फिर इतने के लिए कितना, जब 1 के लिए इतना, तो फिर इतने के लिए कितना, तो इतने से मल्टीप्लाई कर दो, ये अपने पास में आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं, ये कैलकुलेट करके देख लेना कितना आ रहा है। तो अपन मोल स्टार्ट कर चुके थे, मोल स्टार्ट कर चुके थे अपन। अब सब बातें बंद कर दो, दोबारा सॉल्व करना, जिसका आंसर नहीं आया दोबारा ट्राई करना। मोल होता क्या है, मोल इज नथिंग बट इट इज जस्ट अ नंबर, और किसके बराबर होता है, इट इज जस्ट अ नंबर व्हिच इज इक्वल टू 6.022 into 10 की पावर 23। 6.022 into 10 की पावर 23, this much number of any entities can be said to be one mole। इतने नंबर की कितनी एंटिटीज हो, सब वो एक मोल के बराबर है। जनरली अपन इसको माइक्रोस्कोपिक चीजों के लिए यूज करते हैं, जनरली अपन इसको क्या करते हैं, माइक्रोस्कोपिक चीजों के लिए यूज करते हैं। तो जैसे अपन इसको किसकी तरह, एंटिटीज में क्या क्या आ सकता है, इलेक्ट्रॉन आ सकता है, प्रोटॉन आ सकता है, न्यूट्रॉन आ सकता है, एटम, मॉलिक्यूल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसी को अपन ने दूसरे वे में अगर समझा था तो अपने पास क्या आया था, यही जो सेम नंबर है ये कैसे आया था, दिस मोल इज सेम एज द नंबर ऑफ एटम्स व्हिच इज प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप। कार्बन का ऐसा आइसोटोप, C12 वाला आइसोटोप, अगर उसका 12 ग्राम अगर आप ले रहे हो तो उसमें जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उसी को अपन क्या बोलते हैं, 1 मोल। बात क्लियर? ये जो अपने पास 6.022 into 10 की पावर 23 है, इसी को अपन Na से रिप्रेजेंट करते हैं, जो क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर। इसी को अपन क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर। बात क्लियर यहां तक? रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम। अब मोल को और अच्छे से समझने के पहले मैंने आपको बोला था कि पहले कुछ बेसिक्स अपन डिस्कस करेंगे, फिर मोल तक पहुंचेंगे। तो बेसिक्स अपन स्टार्ट किए थे, एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम के बारे में अपन डिस्कस कर रहे थे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम, एक एटम को अपन कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो किसी भी एटम को रिप्रेजेंट करने के लिए नीचे एक नंबर होता है, जैसे 6C12 अपन लिख सकते हैं, ये मैंने लिखा हुआ है 6C12। तो नीचे जो होता है वो एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट करता है, जिसको Z से रिप्रेजेंट करता है। ऊपर जो होता है वो होता है मास नंबर, जिसको A से रिप्रेजेंट करता है। जो मास नंबर होता है वो होता है सम ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, और जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है प्रोटॉन्स के बराबर। चाहे मास नंबर हो चाहे एटॉमिक नंबर हो, लास्ट में आप क्या बोल रहे हो, नंबर। इसका मतलब दिस शुड बी अ यूनिटलेस क्वांटिटी, यूनिटलेस क्वांटिटी होनी चाहिए, सिर्फ एक नंबर होने चाहिए। तो ये अपने पास में ओवरऑल रिलेशन आ चुका है। हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को कंपेयर किया, हमने ये ऑब्जर्व किया कि एक एटम के अंदर, एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी होता है, प्रोटॉन भी होता है, न्यूट्रॉन भी होता है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को जब अपन ने ऑब्जर्व किया तो इसका मास, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का हमने देखा, तो ये ऑब्जर्व किया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जो मास है दीज आर अप्रोक्सीमेटली सेम, और इसी को अप्रोक्सीमेटली अपन क्या बोल देते हैं, 1 MeV। जब कंपेयर किया तो इलेक्ट्रॉन का मास इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में तो बहुत ही छोटा आ रहा। क्या आ रहा था, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के रेस्पेक्ट, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन का मास जो है बहुत छोटा आ रहा है। कितना छोटा आ रहा है, जब प्रोटॉन को ऑब्जर्व किया तो प्रोटॉन 1837 टाइम्स द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और न्यूट्रॉन 1840 टाइम्स द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मतलब ये इतना छोटा है कि कभी भी अगर इलेक्ट्रॉन को अपन ऐड करते हैं या फिर रिमूव करते हैं तो उससे मास में कोई फर्क नहीं आता। ये सारी चीजें लास्ट लेक्चर में अपन डिस्कस कर चुके थे। एक चीज और अपन ये ऑब्जर्व किए थे कि एक बेसिक सा डाउट होता है किसी किसी के, कि सर जब किसी पर नेगेटिव चार्ज होता है तब तो इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, तो सर क्या कभी पॉजिटिव चार्ज ऐड होता है तो क्या प्रोटॉन ऐड होता है, क्या प्रोटॉन ऐड नहीं होता? चाहे किसी पर नेगेटिव चार्ज हो चाहे किसी पर पॉजिटिव चार्ज हो, इलेक्ट्रॉन ही ऐड होगा या इलेक्ट्रॉन ही रिमूव होगा, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। पानी पी लेने तो, गला सूख गया।
तो कभी भी किसी के ऊपर चाहे नेगेटिव चार्ज ऐड हो चाहे पॉजिटिव चार्ज ऐड हो, हमेशा या तो इलेक्ट्रॉन ऐड होगा या फिर इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा। ठीक है, तो एटॉमिक मास के अंदर वैसे तो क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। अब जैसे किसी का भी मास अगर बताए, एटॉमिक मास की अगर बात करें, एक एटम के मास के अंदर उसके अंदर जितने पार्टिकल्स होंगे उन सबको कंसिडर करना चाहिए। तो एटॉमिक मास में वैसे तो अपने को मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोलना चाहिए, मास ऑफ प्रोटॉन भी बोलना चाहिए, मास ऑफ न्यूट्रॉन भी बोलना चाहिए। मगर क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल है, इसलिए एटॉमिक मास में अपन सिर्फ और सिर्फ किसको कंसिडर करते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। अब मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन अप्रोक्सीमेटली सेम ट्रीट करते हुए कितना बोला था, 1 AMU। इसका मतलब मास ऑफ प्रोटॉन अगर 6 प्रोटॉन है तो 6 AMU, 6 न्यूट्रॉन है तो 6 AMU, यानी कि टोटल कितना हो गया, 12 AMU। तो मतलब किसी भी एटम का जो मास होगा उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रोटॉन्स होंगे, कुछ ना कुछ न्यूट्रॉन्स होंगे, और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स सब एएमयू के मल्टीपल में है, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, 12 एएमयू। अब आगे बढ़ते हैं अपन। अब बात आती है एएमयू क्या होता है। ये एएमयू अपन यहाँ पर काफी बार यूज कर चुके हैं, मगर एएमयू को अपन ढंग से पढ़े नहीं। अब सुनना मेरी बात ध्यान से कि एएमयू होता क्या है। पीरियोडिक टेबल अगर आप देखोगे तो उसके अंदर एएमयू की जगह मतलब वहां पर यू लिखा होता है। उस यू को अपन क्या बोलते हैं, यूनिफाइड मास। तो चाहे तो आप उसको यूनिफाइड मास बोलो, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, यूनिफाइड मास। तो चाहे तो आप यूनिफाइड मास बोलो, चाहे तो आप एएमयू बोलो, एक ही बात है। ये एएमयू होता क्या है, ये एएमयू अभी अपन ने थोड़ी देर पहले यहाँ पर ऑब्जर्व किया था कि दिस एएमयू इज एक्चुअली इज इक्वल टू 1.67 into 10 की पावर -24 ग्राम। तो पहले तो एएमयू पढ़ने के पहले अपन एक डेफिनेशन और समझते हैं, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास जो होता है वो किसके बराबर होता है, जैसे मुझे बताओ, मैं आपसे अगर पूछता कार्बन का एटॉमिक मास बताओ, कितना बोलते, कोई बोल रहा है 16, वेरी गुड। 12, 12 क्या किलोमीटर, एटॉमिक मास कार्बन का कितना होगा, 12 किलोमीटर। कोई बोल रहा था 12 ग्राम। मेरे भाई 12 ग्राम कैसे हो सकता है, एक एटम का मास 12 ग्राम बता रहा है, इसका मतलब एटम्स मार्केट में घूम ही रहे हैं, हवा में घूम ही रहे हैं। तो जितने भी एटम्स हैं अगर सारे ग्राम में होने लग गए तो टकराएंगे तो पत्थर की तरह पड़ेंगे अपने ऊपर। क्या कोई कंकर फेंक रहा है, तो जो भी ग्राम में आंसर कर रहा है, क्या बेटा आपको कंकर पड़ते हैं क्या बार बार हवा में जब भी जाते हो। एएमयू में होता है मेरे भाई, किस में होता है, एएमयू में होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास बताओ, 16 क्या, गमारों की तरह मत बोलो, पूरा बोलो, 16 एएमयू या 16 यू। हीलियम का बताओ, कोई बोल रहा है 2, वाह। कोई बोल रहा है 3, वेरी गुड। कितना होता है, 4 होता है ना। तो आपको मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब भी मैं किसी भी एटम का मास अगर आपसे पूछ रहा हूं तो आप लास्ट में क्या लगा रहे हो, एएमयू। तो ये एएमयू क्या है, इट इज जस्ट अ रेफरेंस यूनिट विच इज यूज्ड। क्या है एएमयू, इट इज जस्ट अ रेफरेंस यूनिट विच इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द मास ऑफ एन एटम और मॉलिक्यूल और आयन। किसी भी एटम का मास, मॉलिक्यूल का मास या आयन का मास एक्सप्रेस करने के लिए एक रेफरेंस यूनिट है हमारे पास में, एएमयू। समझ में आ गई बात। सो इट इज द रेफरेंस यूनिट विच इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द मास ऑफ एन एटम और मॉलिक्यूल और आयन। बात क्लियर। अब ये तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे की कहानी यहाँ पर ये लिखी हुई है, इट इज 1/12 ऑफ द मास ऑफ C12। ये जो वैल्यू है 1.67 into 10 की पावर -24, ये सेम नंबर आपको कब मिलता है, अगर कार्बन के C12 को इंटू 1/12 अगर आप कर दोगे तो सेम नंबर आपको मिलेगा, जो कि किसके बराबर होगा, 1 AMU के बराबर। अब बात ये है, सर व्हाट इज द नीड ऑफ डिफाइनिंग एएमयू। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, बहुत लॉजिकल बातें कर रहा हूँ। ध्यान से सुनोगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको, ध्यान से नहीं सुनोगे तो ये सोचोगे कि यार क्या चल रहा है, क्या बोल रहे हैं। क्योंकि लॉजिकल एक एक चीज का डीप में रीजन बताता हूँ मैं, रदर देन हाँ भाई हमने टॉपिक की डेफिनेशन देखी और सीधे क्वेश्चन स्टार्ट कर दी। क्योंकि फील आना चाहिए आपको। अब बात ये है कि सर ठीक है, एएमयू के लिए मुझे अभी तक ये समझ में आया, अभी तक आप मुझसे वापस से पूछोगे ना तो घूम फिर के मुझे ये समझ में आ रहा है कि सर एक एटम का मास, मॉलिक्यूल का या आयन का एएमयू में डिफाइन कर, उसकी वैल्यू पता है, उससे ज्यादा मुझे ये नहीं पता क्या होता है, उससे ज्यादा नहीं पता। अपन तो इसमें जाते हैं कि एएमयू को हमने डिफाइन ही क्यों किया। आप तो मुझे ये बताओ, जितने भी आप सब अपने अपने मास लिख के बताओ मुझे।
सब अपने मास लिख के बताओ। 60 kg, 55, 67, 46, 55, 70, 76 सब अपने अपने मास लिख रहे हैं। 100 भी लिखा है किसी ने, ठीक है। जिसने भी अपने अपने मास लिखे हैं, आप मुझे बताओ सबने क्या यूनिट यूज किया? केजी यूज किया। मतलब अपना मास जब अपन बता रहे हैं तो केजी में बता रहे हैं। मुझे बताओ मार्केट के अंदर कभी भी अपन जाते हैं तो चाहे वो फ्रूट्स हो चाहे वेजिटेबल्स हो, कुछ खरीदने जाते हैं तो अपन क्या बोलते हैं? आधा किलो ये देना, 1 किलो ये देना, मतलब किलो के अंदर अपन बात कर रहे हैं या ग्राम में खरीद लेते हैं कुछ ना कुछ। तो मुझे ये बताओ कि जब अपन, अब कहीं तो ऐसे बकर होते हैं, कुछ अलग बात कर दी तो मजाक मस्ती चालू कर देता है। कोई बोल रहा है 200 किलो, तो मेरे भाई 200 किलो का है, तू क्या कर रहा है? मतलब मजाक कर रहे हैं अपन यहाँ पर। 200 किलो, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जब भी अपन मास की बात कर रहे हैं तो अपन केजी यूज कर रहे हैं या फिर ग्राम यूज कर रहे हैं? अपन एएमयू यूज क्यों नहीं कर रहे? आपका मास एएमयू में क्यों नहीं बताते? या बाजार जाते हैं तो अपन सब्जी वगैरह कुछ भी खरीदते एएमयू की यूज नहीं करते, एटॉमिक मास यूनिट की यूज नहीं करते। एटॉमिक मास यूनिट तो रेफरेंस यूनिट है। रेफरेंस यूनिट का मतलब क्या है? हमने हमारे रेफरेंस के लिए यूज किया हुआ है। तो आपने यूज ही क्यों किया? वो रेफरेंस यूज करने की जरूरत ही क्यों हो गई? जबकि हम तो स्टार्टिंग से जब भी किसी का भी मास बताते हैं तो या तो केजी में बताते हैं या ग्राम में बताते हैं। तो अब रीजन सुनो, अब ध्यान से लिखना बंद कर दो, रीजन सुनो ध्यान से। रीजन ये है, अगर मैं आपसे एक टास्क बोलता कि बेटा 1 से 20 तक आपको एटॉमिक मासेस ध्यान रखने और एटॉमिक नंबर्स ध्यान रखने, तो बहुत इजीली आप याद कर सकते थे। हो सकता है अभी याद हो भी सही। जैसे हाइड्रोजन का 1 एएमयू, हीलियम 4 एएमयू, लिथियम 7 एएमयू, बेरिलियम 9 एएमयू, आप सब लिख सकते थे, ठीक है। मगर आप मुझे खुद प्रैक्टिकली बताओ कि जैसे जैसे एलिमेंट डिस्कवर होते गए, तो एक एटम डिस्कवर हुआ, हमने वेइंग स्केल पर रखा, तो मास ग्राम्स में ही तो आया होगा वेइंग स्केल में। एएमयू तो हमने हमारे रेफरेंस के लिए यूज किया था, पर वेइंग स्केल में तो ग्राम और केजी यही यूज हुआ करता था। तो जैसे हाइड्रोजन का मास आया 1.67 इंटू 10 के पावर माइनस 24 ग्राम। कार्बन का मास कैलकुलेट हुआ, एक एटम कार्बन एलिमेंट डिस्कवर हुआ कार्बन, एक एटम का मास चेक किया, वो आया 1.9923 1.9924 इंटू 10 के पावर माइनस 23 ग्राम्स। तो जैसे जैसे एलिमेंट डिस्कवर होते गए, तो वैसे वैसे उनके एटॉमिक नंबर और उनके मासेस लिखते गए। अब आप मुझे बताओ कि एक तो तरीका हो गया एटॉमिक मासेस याद करने का एएमयू की टर्म्स में, जिसमें होल नंबर आ रहा है आगे, और एक तरीका हो गया कि 1.67 9 पॉइंट समथिंग 4 पॉइंट समथिंग इनटू 10 की पावर समथिंग। ज्यादा इजी कौन सा है? जब 1.6 समथिंग ऐसे नंबर्स आ रहे हैं या फिर जब होल नंबर आ रहा है? याद करना कब इजी है? जब होल नंबर में अपन लिख रहे हैं तब ज्यादा इजी। तो साइंटिस्ट के लिए भी यही प्रॉब्लम थी। एएमयू तो बाद में आया था, पहले तो साइंटिस्ट ने कहां से स्टार्ट किया होगा वहां पर अपन बात करें। तो टेबल बनती गई, एलिमेंट डिस्कवर होते गए, जैसे जैसे एलिमेंट डिस्कवर होते गए वैसे वैसे उनके लिए टेंशन होती गई कि यार कैसे याद करें इतने सारे मास को, इतने उल्टे सीधे मासेस है, कैसे याद करें? बार बार यूज होते हैं, बार बार टेबल देखनी पड़ती है, टाइम खराब होता है। उन्होंने क्या किया, उसका एक जुगाड़ निकाला। और जुगाड़ क्या निकाला? उन्होंने सोचा कि यार इन सब में एक कॉमन नंबर तो होगा ना कुछ ना। जो कॉमन नंबर होगा उसको एक रेफरेंस मान लेते हैं, अपने हिसाब से एक यूनिट मान लेते हैं। आगे का नंबर बचा हुआ जो होगा अपन सिर्फ उसको याद रखेंगे फिर आगे से। तो स्टार्टिंग के अंदर जो रेफरेंस था, जो एएमयू था, वो हाइड्रोजन के बेसिस पर लिया गया। तो हाइड्रोजन ये माना गया था कि जितने भी एटम्स है वो सब हाइड्रोजन के मल्टीपल में होते हैं, हाइड्रोजन के मास के मल्टीपल में होते हैं। चलो उससे थोड़ा इजी तो हुआ, मगर अभी भी कुछ ना कुछ फ्रैक्शनल आता था। और फ्रैक्शनल क्या आता था? जैसे 4 पॉइंट समथिंग हो गया, 7 पॉइंट समथिंग हो गया। अभी भी इजी तो हुआ, और इजी करने के चक्कर में जो रेफरेंस पहले हाइड्रोजन लिया गया था उसको चेंज करके फिर यूज किया गया ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के लिए क्या यूज किया गया? 1/16 ऑफ O16। ऑक्सीजन का 1/16 पार्ट किया, जो वैल्यू मिली वो सब में कॉमन लिया, तो एक नंबर बचा। तो पहले जितना फ्रैक्शनल आ रहा था, कंपैरेटिवली कम फ्रैक्शनल नंबर्स अपने को मिल रहे थे। अब याद करना और इजी हो गया था, और इजी करना था। तो और इजी करने के लिए अभी बेस्ट टू बेस्ट जो एक कॉमन नंबर है, जिससे ज्यादा से ज्यादा आगे के नंबर होल नंबर्स में आते हैं, वो है ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन। तो अभी करंटली जो एएमयू डिफाइंड इट इज ऑन द बेसिस ऑफ 1/12 ऑफ C12। कार्बन C12 का अगर 1/12 पार्ट करोगे तो जो नंबर आएगा उसको अपन ने कॉमन लिया, और वही एएमयू उसी के बेसिस पर अपन एटॉमिक मासेस को डिफाइन कर। समझ में आ गई बात? सो व्हाट इज द नीड? नीड ये थी एएमयू को डिफाइन करने की, ताकि अपन एटॉमिक मासेस को बहुत इजीली याद कर लें।
जैसा मैंने आपको समझाया, ये आपको पूरा रीजन समझाया, वरना बाकी स्टूडेंट्स को क्या होता है, इसका सिर्फ रटा हुआ स्टेटमेंट याद होता है कि इट इज जस्ट द रेफरेंस यूनिट। उनको ये भी नहीं पता होता कि रेफरेंस यूनिट का मतलब क्या है। आगे भी अगर और डिस्कवर होंगे तो सब अपन एएमयू के टर्म्स में उसको डिफाइन करना स्टार्ट कर देंगे। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखो आगे अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं, मैं आपको थोड़ा बेसिक सा बता देता हूँ। अब धीरे धीरे अपन डेफिनेशंस पर मूव करने वाले हैं और धीरे धीरे फिर मोल का अपन फॉर्मूला डराइव करेंगे, फिर क्वेश्चंस फाइनली अपने पास स्टार्ट होंगे। इस चैप्टर के अंदर एक बार अपन ने थ्योरेटिकल पार्ट स्टार्ट कर दिया ना, फिर तो क्वेश्चंस ही क्वेश्चन से पूरे चैप्टर में। अब जो पार्ट स्टार्ट हो रहा है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। एटॉमिक मास से अपन स्टार्ट कर रहे हैं। एटॉमिक मास क्या होता है? कभी भी एटॉमिक मास का मतलब होता है एक एटम का मास, वो क्या होता है? एटॉमिक मास। कभी भी अपन एटॉमिक मास डिफाइन करते हैं तो किस में डिफाइन किया? अभी मैं आपसे पूछा था तो आपने लास्ट में क्या लगाया? एएमयू या फिर यूनिफाइड मास। सो इट इज द मास ऑफ एन एटम व्हिच इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एएमयू। क्लियर हो कोई बात? जैसे एटॉमिक मास ऑफ हीलियम 4 एएमयू, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16 एएमयू। एटॉमिक मास क्लियर हो गया? बहुत सिंपल से डेफिनेशन थी, कुछ भी अलग नहीं था, पहले से ही पता था। अब अगला आया हमारे पास में रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है? सुनना मेरी बात ध्यान से। सुन रहे हो ध्यान से? सुन रहे हो? आवाज आ रही है? रिलेटिव एटॉमिक मास ये नया है हमारे लिए। पहले तो ये बताओ रिलेटिव क्या होता है? रिलेटिव का मतलब होता है कंपेयर, कंपेयर करने वाला। जैसे अपने भी रिलेटिव्स हैं, रिलेटिव्स का काम क्या होता है? कंपैरिजन करना। कंपेयर कैसे करते हैं? जैसे रिजल्ट आया, फोन लगाते हैं कि अरे यार क्या रिजल्ट आया बच्चे का, बेटे का क्या रिजल्ट आया? अरे कैसे आया? उसके तो इतने नंबर आए थे, इसके इतने नंबर ही कैसे आ गए? यार थोड़ा वीक रह गया यार। क्या पढ़ाई नहीं करता था क्या? हाँ, मैं समझाता था इसको पढ़ना चाहिए, मस्ती करता था, घूमता था, फिरता था, दोस्तों में ज्यादा रहता था। तो मतलब क्या है कि रिलेटिव्स क्या करते हैं? फोन करते हैं और कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। तो वैसे ही कहानी थोड़ी बहुत यहाँ पर है। तो केमिस्ट्री के अंदर भी अगर यहाँ पर अपन रिलेटिव एटॉमिक मास की बात कर रहे हैं तो एटॉमिक मास तो ठीक है, मगर रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब क्या है? रिलेटिव एटॉमिक मास मतलब अगर एटॉमिक मास को किसी रिलेटिव मतलब किसी से अगर कंपेयर कर रहे हैं तो अपन उसको क्या बोलेंगे? रिलेटिव एटॉमिक मास। क्या होता है रिलेटिव एटॉमिक मास? रिलेटिव एटॉमिक मास मतलब किसी किसी से अगर अपन किसी मास से अगर अपन एटॉमिक मास को कंपेयर कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? रिलेटिव एटॉमिक मास। अब किससे कंपेयर कर रहे हैं अपन? 1/12 ऑफ C12 से अपन कंपेयर कर रहे हैं। तो किसी भी एटम का मास विद रेस्पेक्ट टू 1/12 ऑफ C12 कंपेयर करने का मतलब क्या हो गया? जैसे मैंने बोला कि एक एटम का मास इतना है, तो कंपेयर करने का मतलब हो गया कि उसके रेस्पेक्ट में कितना गुना बड़ा होगा, कितना कम होगा, कितना ज्यादा होगा। अर्शिल बोल रहा है सर मैं तो फोन ही नहीं उठाता रिजल्ट वाले रिश्तेदारों के। बहुत बढ़िया। तो रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब क्या है? एटॉमिक मास का किसी दूसरे के रिलेशन में मास कैलकुलेट कर, किसके रेस्पेक्ट में? 1/12 ऑफ C12। अब जैसे मैंने 1/12 ऑफ C12 की बात करी तो C12 का 1/12, पीछे जाओ, ये 1/12 ऑफ C12 तो 1 AMU के बराबर था ना। तो 1/12 ऑफ C12 मतलब 1 AMU। इसका मतलब क्या है? रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है? रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब है कि 1 AMU से कितना गुना बड़ा है किसी भी एटम का मास। जैसे मैं हीलियम की बात करता 4 AMU, तो 1 AMU से कितना गुना बड़ा है? 4 गुना। यानी कि रिलेटिव एटॉमिक मास 4 हो गया। मैं बोलता कार्बन, कार्बन का रिलेटिव एटॉमिक मास कितना होगा? तो उसका तो 12 AMU होता है। तो 1 AMU से कितना गुना बड़ा हो गया? 12 गुना बड़ा हो गया, तो 12 हो गया उसका रिलेटिव एटॉमिक मास। तो जब भी रिलेटिव एटॉमिक मास अपन कैलकुलेट कर रहे हैं तो अपन एक रेशियो ले कि एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय 1 AMU। अब इसी तरीके से मुझे बताओ अगर हीलियम का निकालते तो कितना आता? 4 AMU अपॉन 1 AMU कितना हो जाता? 4। ऑक्सीजन का निकालते तो 16 AMU अपॉन 1 AMU कितना हो जाता? 16। अब याद करना कितना सिंपल हो गया वो देखो आप। एटॉमिक मास के अंदर एएमयू हटाओ, वो जो नंबर होता है उसी को अपन क्या बोलेंगे? रिलेटिव एटॉमिक मास। जैसे मुझे बताओ सोड ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? ऑक्सीजन का एटॉमिक मास पूरा बोलो 16 एएमयू। तो फिर रिलेटिव एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? 16। सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है? सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है?
23 AMU कितना होता है? 23 AMU। तो फिर सोडियम का रिलेटिव एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? 23। समझ में आ गई बात? तो हम क्या बोल सकते हैं कि एटॉमिक मास और रिलेटिव एटॉमिक मास की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है सेम होती है। एटॉमिक मास और रिलेटिव एटॉमिक मास की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो क्या है? सेम हो। यूनिटलेस क्वांटिटी अपने पास में। बात समझ में आ गई? इजी है। अगली डेफिनेशन पर मूव करते हैं। ग्राम एटॉमिक मास। अब देखो कितनी कितनी डेफिनेशन पढ़ी अपन ने। पहले अपन ने पढ़ी एटॉमिक मास, दूसरी अपन ने पढ़ी रिलेटिव एटॉमिक मास, अब अपन पढ़ रहे हैं ग्राम एटॉमिक मास। क्या है? ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है? अब ये ध्यान से समझेंगे, क्योंकि जहां से ग्राम एटॉमिक मास स्टार्ट होता है ना, वहां से किसी किसी को कंफ्यूजन स्टार्ट होता है जो ध्यान से नहीं सुनता। लिखना बंद कर दो, जो समझा रहा हूँ वो ध्यान से सुन लो। सुधांशु समझ में नहीं आ रही है क्या? ध्यान दो ना भाई। पढ़ाऊं? स्टार्ट करूं? ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है? किसी भी एटम के मास के अंदर किसी भी एटम के मास के अंदर, चलो अलग से एक बार रुको आप। रुको एक सेकंड वेट करो। अब दोबारा से बता रहा हूं मैं, ग्राम एटॉमिक मास क्या है। ग्राम एटॉमिक मास क्या है? ग्राम एटॉमिक मास, एटॉमिक मास लिखा मैंने। कार्बन का एटॉमिक मास 12 AMU है। मुझे अगर ग्राम एटॉमिक मास लिखना है तो ग्राम एटॉमिक मास में क्या होगा कि AMU हटा दे और अगर ग्राम लगा दे तो इसी को अपन क्या बोलते हैं? ग्राम एटॉमिक मास। क्या होता है ग्राम एटॉमिक मास? अगर एटॉमिक मास के अंदर न्यूमेरिकल वैल्यू में AMU हटा के अगर ग्राम लगा दे तो उसको अपन क्या बोलते हैं? ग्राम एटॉमिक मास। अब एक चीज आप मुझे बताओ कि ग्राम एटॉमिक मास, इसी तरीके से चलो ऑक्सीजन का एग्जांपल है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होगा? एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा? 16 AMU। मैंने ग्राम एटॉमिक मास क्या बोला? AMU हटाओ, ग्राम लगाओ। तो बताओ इसी का ग्राम एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? 16 ग्राम। मैं आपसे अब ये पूछ रहा हूं कि एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास क्या सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट है भाई, बहुत डिफरेंट है। मुझे बताओ कि एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास में कौन बड़ा है? ग्राम एटॉमिक मास बड़ा है। कैसे? देखो AMU की वैल्यू पुट करके देखता हूं एक बार। अब देखो एक तो हो गया 1 ग्राम। देखो 1 ग्राम बहुत छोटा सा है, फील भी नहीं कर पाता। 10⁻³ ग्राम यानी कि 1 मिलीग्राम बहुत छोटा। ये तो 10⁻24 ग्राम है, बहुत ही छोटा मास है। और उसी की जगह यहाँ पर अपने पास क्या आ गया? 12 ग्राम आ गया। तो ग्राम एटॉमिक मास तो काफी बड़ी टर्म हो गई। एटॉमिक मास कितने एटम्स का मास था? एटॉमिक मास कितने एटम्स का मास था? एक एटम का मास है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ग्राम एटॉमिक मास, जो कि बहुत बड़ा सा सैंपल है, उसमें बहुत सारे एटम्स का मास आ चुका हो? तो एटॉमिक मास एक एटम का मास, मगर जैसे ही मैंने ग्राम एटॉमिक मास लिखा मतलब 12 ग्राम किया, वैसे बहुत सारे एटम्स का मास इसमें इंक्लूड हो चुका है। बहुत सारे एटम्स का मास इसमें इंक्लूड हो गया। बहुत बड़ा सा सैंपल हो गया।
अगर मान लो हमें चेक करना है कि जैसे ही हमने ग्राम एटॉमिक मास लिखा तो उसमें एक्चुअल में कितने एटम्स का मास आ चुका है, तो कैसे चेक करें? एक सिंपल सा तरीका देखो, मान लो कि आपके पास एक क्या है, ब्लॉक है। इस ब्लॉक के कुछ पार्ट्स किए हुए अपन ने, और टोटल पूरे ब्लॉक का मास है 12 केजी, और इंडिविजुअल ब्लॉक का जो मास है वो है 2 केजी। वैसे तो आप डायरेक्टली बता पा रहे हो कि इसके अंदर टोटल 6 ब्लॉक्स है, मगर मैं आपसे पूछता कि बड़ा सैंपल कितने ब्लॉक्स की वजह से आया, यानी इसमें कितने पार्ट्स हैं, तो आप बोल सकते थे कि बड़े मास को छोटे मास यानी कि सबसे छोटे वाले से डिवाइड करो, आ जाए कि वो पूरे में कितने कितने पार्ट्स हैं। इसी तरीके से यहाँ पर बड़ा वाला कौन है, 12 ग्राम। और 12 ग्राम कब मिला, जब इस 12 एमयू को बार बार रिपीट किया गया। तो ऐसे कितनी बार रिपीट करें, मैं बोल सकता हूँ कि एटॉमिक मास इंटू एक्स, एक्स बार रिपीट करेंगे तो जाके आपको क्या मिलेगा, ग्राम एटॉमिक मास, मैं ये बोल सकता हूँ। तो मुझे ये चेक करना है, जैसे ये x जो है यहाँ पर जैसे 6 था वैसे यहाँ पर x, मुझे ये चेक करना है कि ग्राम एटॉमिक मास में कितने एटम्स का मास आ चुका है। तो x कैलकुलेट करते हैं। एग्जांपल के लिए कार्बन लिया, तो 12 ग्राम डिवाइडेड बाय 12 एएमयू, सॉल्व किया, 12 से 12 कैंसिल, यानी कि 1 ग्राम अपॉन 1.67 इंटू 10 के पावर -24 ग्राम। जब इसको सॉल्व करोगे ना, दिस विल कम आउट टू बी 6.022 इंटू 10 की पावर 23, विच इज इक्वल टू Na। कंक्लूजन क्या समझ में आया? कंक्लूजन ये समझ में आया कोइंसिडेंटली कि जो ग्राम एटॉमिक मास था, एटॉमिक मास में जैसे एमयू हटा के ग्राम लगा दिया ना, तो ग्राम एटॉमिक मास में एक्चुअल में एक मोल एटम्स का मास आ रहा है। ग्राम एटॉमिक मास इज द मास ऑफ 1 मोल एटम्स। एक काम करते हैं, दोबारा समझाता हूं मैं, दोबारा एग्जांपल लेते हैं। इस बार एग्जांपल लेते हैं अपन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक मास 16 ग्राम, एटॉमिक मास 16 एएमयू। 16 एएमयू को पता नहीं कितनी बार लेना पड़ेगा, पता नहीं कितने एटम्स का मास इकट्ठा करोगे तब जाके 16 ग्राम बनेगा। तो मान लेते हैं कि 16 एएमयू को x से मल्टीप्लाई करते हैं तब जाके 16 ग्राम बने। तो ये x कितना आएगा, x आएगा 16 ग्राम अपॉन 16 एएमयू। कैलकुलेट कर लेना, 1 ग्राम अपॉन 1 एएमयू। ये तो सेम आ गया जैसा पहले आया था। तो यानी कैलकुलेट करोगे तो जब पहले 6.02 इंटू 10 की पावर 23 आया था, तो इस बार भी वापस से वही आना चाहिए। इसका मतलब कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला कि ग्राम एटॉमिक मास कितने एटम्स का मास इंक्लूड करता है? ग्राम एटॉमिक मास इंक्लूड्स द मास ऑफ 1 मोल एटम्स। बहुत सिंपल है, समझ में आ गई बात। तो किसी का भी ग्राम एटॉमिक मास अगर आप लिख रहे हो तो इट इंक्लूड्स द मास ऑफ 1 मोल एटम्स। तो ये अपने पास में नोट हो गया। इट मींस ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इंक्लूड्स द मास ऑफ 1 मोल एटम्स। तो यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं कि ग्राम एटॉमिक मास इट इज इक्वल टू mass of 1 mole atoms, it is equal to mass of Na atoms, it is equal to mass of 6.022 into 10 की पावर 23 atoms। या फिर क्या बोल सकते हैं इसको, मास ऑफ 1 ग्राम एटम। क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ 1 ग्राम एटम। अब इसको ध्यान से देखो आप, ऊपर वाले में कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें दिक्कत नहीं है, मगर लास्ट वाले को देखो। ये 1 ग्राम एटम, ये मत सोचना कि 1 ग्राम एटम मतलब ग्राम एटॉमिक मास। ये थोड़ा सा देखने में अजीब सा लग रहा है, लास्ट वाले पर फोकस करो आप। ये सिर्फ वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है। ये मत सोचना कि 1 ग्राम अगर एटम होंगे तो 1 मोल, 2 ग्राम एटम, मतलब एक्चुअल में जो ग्राम एटम होता है ना, ग्राम एटम का मतलब होता है 1 मोल। ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। भाई मान लो कि, सुनना मेरी बात ध्यान से, क्या कहना चाह रहा हूं, सुनो मेरी बात ध्यान से। मान लो कि मैंने बोला कि 1 मोल सब्सटेंस है मेरे हाथ में। क्या बोला मैंने, 1 मोल सब्सटेंस। अब मैंने अगर 1 मोल एंटिटीज बोला है, 1 मोल सब्सटेंस बोला है, तो आप तो कंफ्यूज हो रहे हो कि यार वो 1 मोल क्या होगा, एटम होगा कि मॉलिक्यूल होगा कि आयन होगा। अगर मैंने बोल दिया कि बेटा
1 ग्राम एटम है मेरे हाथ में, तो जो ग्राम एटम है वो एक्चुअल में 1 मोल ही है। 1 ग्राम एटम मतलब 1 मोल। तो अगर मैं 1 ग्राम एटम बोल रहा हूँ मतलब 1 मोल, बस फायदा क्या हो गया ग्राम एटम लिखने से, अपने को ये समझ में आ गया कि वो 1 मोल जो थे वो एटम्स के थे। वो जो 1 मोल थे वो किसके थे? एटम्स के थे। इसी तरीके से अगर मान लो कि मैं लिखता 1 ग्राम मॉलिक्यूल, 1 ग्राम मॉलिक्यूल अगर मैं लिखता, इसका मतलब हो जाता 1 मोल, वापस से 1 मोल हो जाता। ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। मगर जैसे ही मैंने 1 ग्राम मॉलिक्यूल लिखा, इसका मतलब क्या हो गया? वो किसके मोल है? मॉलिक्यूल के मोल। तो एक तो तरीका हो गया कि सिर्फ और सिर्फ मैं बोल रहा हूं मोल, मगर मोल से उतना क्लियर नहीं हो रहा कि वो किसके मोल है। और उसी की जगह मैंने क्या लिख दिया? मैंने बोल दिया ग्राम एटम, मतलब वो किसके मोल है? एटम के मोल है। मैंने बोला ग्राम मॉलिक्यूल, मतलब किसके मोल है? मॉलिक्यूल के मोल। मतलब Na पार्टिकल्स जो आप ले रहे हो यहाँ, तो एटम होंगे या मॉलिक्यूल होंगे? अगर मैंने बोला कि 1 ग्राम एटम मतलब 1 मोल एटम्स, अगर मैं बोलता 2 ग्राम एटम मतलब क्या होता? 2 मोल। मैं बोलता 5 ग्राम एटम मतलब 5 मोल। इसका मास से कोई लेना देना नहीं है। ये मत सोचना कि मास से कुछ लेना देना होगा। इसका मास से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ इसके रिप्रेजेंटेशन के अंदर ये ग्राम आ जाता है। ये लिखने का एक तरीका होता है। समझ में आ गई बात? अगर मैंने बोला 10 ग्राम एटम, इसका मतलब क्वेश्चन के अंदर 10 लिखे हुए हैं, 10 मोल हैं जो क्वेश्चन में गिवन। अगर मैं बोलता 1 ग्राम आयन, इसका मतलब क्या हो गया? 1 मोल है वो, और किसके हैं? आयंस के हैं। ठीक है? तो यहाँ पर अभी अपन एटम की बात करें तो मतलब 1 ग्राम एटम मतलब 1 मोल एटम, तो मास ऑफ 1 मोल एटम। अब फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से रिलेट करो, तो 1 ग्राम एटम इज सिमिलर टू दैट ऑफ 1 मोल एटम्स। समझ में आ गई बात? अब एक काम करते हैं, दोबारा बताऊं, इसीलिए बोल रहा हूं कि कंसंट्रेट होकर सुनोगे तो मजा आएगा, तो समझ में आएगा। क्योंकि इसमें कुछ चीजें जो ध्यान से सुनोगे तो ये आपको समझ में आएगी। ग्राम एटॉमिक मास है। ग्राम एटॉमिक मास समझ में आया क्या? पहले तो ये बता दो। ग्राम एटॉमिक मास आ गया ना? आपको हल्का सा कंफ्यूजन स्टार्ट हुआ होगा जैसे ही अपन ने ग्राम एटम लिखा होगा। अगर मैं बोलता 2 ग्राम एटम ऑफ सोडियम, इसका मतलब होता 2 मोल सोडियम, 2 मोल सोडियम एटम्स, सॉरी सोडियम Na, 2 मोल सोडियम एटम्स। यहां फिर मैं क्या लिख सकता था? 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ सोडियम। तो ये मोल को लिखने का तरीका हो गया अपने पास में। मास का कहीं भी लेना देना नहीं है। देखो अगर मैंने लिखा तो कहीं भी मास कुछ आया ही नहीं। तो इसमें कंफ्यूज मत होना आप, बस एक चीज है इसमें कंफ्यूज हो सकते हो, इसका आप ध्यान रख लो, बाकी आप कहीं भी नहीं अटकोगे, कहीं टेंशन नहीं। ठीक है ना? जैसा अपन एटम के अंदर कर रहे हैं वैसा मॉलिक्यूल के अंदर भी आना। अच्छा एक काम करते, एक सिंपल सी चीज पूछ रहा हूँ मैं आपसे, सुनो मेरी बात ध्यान से, वापस से एक चीज बताओ मुझे, वापस से एक चीज बताओ। ग्राम एटॉमिक मास, सुनो मेरी बात ध्यान से, एकदम कंसंट्रेट हो। ग्राम एटॉमिक मास कितने एटम्स का मास है? ग्राम एटॉमिक मास कितने एटम्स का मास है? 1 मोल एटम्स का मास है। बिल्कुल सही बात है, 1 मोल एटम्स का मास है। अब एक बात मुझे बताओ, कार्बन की अगर बात करें, कार्बन का 12 ग्राम लिखा, क्या मैं बोल सकता हूं ये 12 ग्राम कार्बन का ग्राम एटॉमिक मास है? लिख सकता हूं। इसका मतलब क्या मैं बोल सकता हूं कि ये जो ग्राम एटॉमिक मास था, इसका मतलब इसके 1 मोल एटम्स है? तो मतलब कार्बन के 12 ग्राम में 1 मोल एटम्स है। तो मुझे बताओ कि फिर 6 ग्राम में कितने एटम्स होंगे, कितने मोल होंगे? क्या बोल सकता हूँ? हाफ मोल होंगे। अगर मैं लिखता 3 ग्राम है तो बताओ कितने मोल होंगे? 1/4 मोल होंगे। तो एक काम करते हैं, यहाँ से मोल कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला अपन यहाँ से डराइव करते हैं। अपन एक्चुअल में कर क्या रहे हैं बार बार? अपन बार बार एक्चुअल में ये कर रहे हैं कि जितना भी मास में आपको दे रहा था, उस मास को आप 1 मोल के रेस्पेक्ट का जो मास था उससे डिवाइड कर रहे हैं। तो जब आपने हाफ आंसर किया तो एक्चुअल में इस 6 को आपने 1 मोल का मास यानी कि 12 से डिवाइड किया, आ गया 0.5। इस 3 को फिर से आपने 1 मोल वाले मास से डिवाइड किया यानी कि 3/12, 1/4 आ गया।
तो यानी कि अगर मोल का फॉर्मूला अपन निकाल रहे हैं तो क्या आ रहा है, मास अपॉन, मैं क्या लिख सकता हूँ, ग्राम एटॉमिक मास। क्या लिख सकता हूं मैं, मास अपॉन ग्राम एटॉमिक मास। बात समझ में आ गई। ये जो ग्राम एटॉमिक मास था, ये कितने एटम्स का मास था, 1 मोल एटम्स का मास था। तो 1 मोल से रिलेटेड जो टर्म होती है उसको बोलते हैं मोलर। क्या बोलते हैं अपन, मोलर। टर्म रिलेटेड टू 1 मोल, टर्म रिलेटेड टू 1 मोल, उसको क्या बोलते हैं, मोलर। तो अगर 1 मोल का मास होता तो मैं उसको क्या बोलता, मोलर मास। क्या बोलता, मोलर मास। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ग्राम एटॉमिक मास एक्चुअल में 1 मोल का ही तो मास था। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, इसी को मैं लिख सकता हूं मास अपॉन मोलर मास, क्योंकि 1 मोल एटम्स का मास मोलर मास। जो भी 1 मोल से रिलेटेड टर्म होगी उसको बोलेंगे मोल। अगर 1 मोल का वॉल्यूम होगा तो मोलर वॉल्यूम, 1 मोल की एनर्जी होगी तो मोलर एनर्जी। तो यहाँ पर 1 मोल एटम्स का मास था तो मैं बोल सकता हूँ मोलर मास ऑफ एटम्स। समझ में आ गई बात। ये अपने पास में एक रिलेशन है। जिस तरीके से अपने पास ये एटम के लिए आ रहा है, उसी तरीके से अपने पास मॉलिक्यूल के लिए भी आएगा रिलेशन। वापस से मैं आपको डेफिनेशंस कंपेयर करवा देता हूँ ताकि थोड़ा सा कंफ्यूजन कम हो। एटॉमिक मास एमयू में रिप्रेजेंट करना है सिंगल एटम का मास। रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिटलेस क्वांटिटी है, बहुत इजी है। एटॉमिक मास का एमयू हटाओ, नंबर लगाओ। क्या करना है, एटॉमिक मास का एमयू हटाओ, नंबर लगाओ। आगे बढ़े, ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास क्या है, ग्राम एटॉमिक, अब रिलेटिव एटॉमिक मास का कोई लेना देना नहीं है। अब अपन सिर्फ एटॉमिक मास को ग्राम एटॉमिक मास से कंपेयर कर। तो ग्राम एटॉमिक मास के लिए ये समझ में आया था कि ग्राम एटॉमिक मास में 1 मोल एटम्स का मास है। मोल का फॉर्मूला डराइव किया, 12 ग्राम कार्बन मतलब 1 मोल, तो 6 ग्राम मतलब हाफ, 3 ग्राम मतलब 1/4। तो मोल का फॉर्मूला अपने पास यहां से आ गया, मास अपॉन ग्राम एटॉमिक मास। ये आ गया आपके पास नंबर ऑफ मोल्स। समझ में आ रही है बात। तो बाकी नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे।